क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया फिर भी आपको बाहर ही खड़ा रखा गया? क्या आपने कभी देखा है कि लोग आपकी मेहनत इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपके सच से डर जाते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ कंगना रनौत की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम के अंदर रहकर भी कभी अपना नहीं बन पाया, क्योंकि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही रहता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, आपके पास कितने भी अवार्ड क्यों ना हो, जब तक आप सवाल नहीं पूछते तब तक आप ठीक हैं। लेकिन जिस दिन आपने बोला उसी दिन आप प्रॉब्लम बन जाते हैं। और कंगना रनौत ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने सीधे सिस्टम की आंखों में आंख डालकर सवाल किया। 4 नेशनल अवार्ड, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, बिना किसी फिल्मी खानदान के अपने दम पर बनाई हुई पहचान। लेकिन फिर भी जैसे ही कंगना ने नेपोटिज्म, पावर लॉबी और इंडस्ट्री की गंदी प्रैक्टिसेस पर बात की, दरवाजे बंद होने लगे, पार्टियों से नाम कटने लगा, फिल्में हाथ से निकलने लगी, ब्रांड डील्स कैंसिल हो गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये पैटर्न था। और अब जो खुलासा सामने आया है वो इस पैटर्न को और ज्यादा डरावना बनाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक्ट्रेस और डायरेक्टर्स की नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री भी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करती है? क्या डिजाइनर्स भी गैंग बनाते हैं? और यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। कुछ समय पहले AR रहमान ने कहा था कि इंडस्ट्री में पावर अब क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 6-7 सालों से उन्हें ढंग का काम नहीं मिल रहा और इंडस्ट्री में कम्युनल चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इस बयान के बाद AR रहमान को बैकलैश झेलना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी, माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन इसी बीच कंगना रनौत ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। कंगना का कहना है कि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी के दौरान AR रहमान से मिलने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि अपनी कहानी उन्हें नरेट करें, उनके साथ काम करें, लेकिन AR रहमान ने मिलने से ही मना कर दिया। बाद में कंगना को पता चला कि इमरजेंसी उन्हें एक प्रोपेगेंडा फिल्म लग रही थी। अब जरा सोचिए, जिस फिल्म की तारीफ विपक्ष के लोगों ने भी की, जिसे लेकर कांग्रेस समर्थकों तक ने चिट्ठियां लिखी, अगर वो इतनी ही एक तरफा थी तो तारीफ हर तरफ से क्यों? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। कंगना ने बताया कि डिजाइनर मसाबा गुप्ता कभी उनकी बहुत करीबी दोस्त हुआ करती थी। जब मसाबा को अपने ब्रांड के लिए प्रमोशन चाहिए था, कंगना ने बिना पैसे लिए फ्री कैंपेन किए। लेकिन जब बात आई कंगना की फिल्म तेजस की, कंगना को राम जन्मभूमि अयोध्या जाना था। उनकी टीम ने मसाबा से एक साड़ी सोर्स की। कंगना वही साड़ी पहनकर लखनऊ से अयोध्या के लिए निकल चुकी थी और तभी बीच रास्ते में फोन आता है। कहा जाता है, आप ये साड़ी नहीं पहन सकती। सोचिए, आप सफर में हैं, आपके पास दूसरा कपड़ा नहीं और आपको ये बात रास्ते में बताई जा रही है। और फिर एक और शर्त, अगर साड़ी बदल नहीं सकती तो कहीं ये मत कहना कि ये मसाबा गुप्ता की डिजाइन है। लखनऊ से अयोध्या का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन उस दिन कंगना के लिए वो रास्ता बहुत भारी था। फोन कट चुका था, साड़ी वही थी और कार के बाहर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कंगना कहती है, वो कार में बैठकर रोईं, इसलिए नहीं कि उन्हें साड़ी पहनने से रोका गया, बल्कि इसलिए कि दोस्ती भी आइडियोलॉजी के आगे हार गई। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर अपना काम किया। और फिर उन्होंने एक और बात कही जो बहुत कुछ कह जाती है। मसाबा कभी इतनी करीबी थी कि उनकी शादी में कंगना ने स्टेज पर डांस किया। अपनी सगी बहन की शादी में उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। अब कंगना सवाल पूछती हैं, अगर ये कम्युनल नहीं है तो क्या है? एक तरफ मसाबा की डिजाइन्स में गौ माता होती है, कमल होता है, धार्मिक मोटिव्स होते हैं, इन्हीं वजहों से उनका ब्रांड बिकता है। लेकिन जब बात आती है राम मंदिर की तो असहजता क्यों? तो सवाल सीधा है, क्या धर्म सिर्फ रनवे पर अच्छा लगता है? क्या धर्म प्रिंट में प्रॉफिटेबल है लेकिन बिलीफ में डेंजरस? कंगना का ये खुलासा पूरी इंडस्ट्री को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करता है। हालांकि अभी तक मसाबा गुप्ता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल अब उठ चुका है और सवाल बहुत बड़ा है। क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग सिस्टम पर सवाल उठाते हैं उन्हें जानबूझकर साइडलाइन कर दिया जाता है? मुंबई की चमकती रोशनी में जब भी धर्मेंद्र का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में बस एक ही तस्वीर उभरती है, मजबूत कंधे, गहरी आवाज और रोमांस से भरी वो मुस्कान जिस पर पूरा देश फिदा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक और तस्वीर थी, एक ऐसी औरत की तस्वीर जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई पर हर फ्रेम को अपने आंसुओं से सींचती रही। उस औरत का नाम था प्रकाश कौर। 1954 का साल, पंजाब के फगवाड़ा की एक सादगी भरी लड़की जिसकी जिंदगी में न फिल्में थी, न रोशनी, न लाल कालीन, न फ्लैश लाइट। उसकी शादी हुई एक 19 साल के नौजवान से जिसका नाम था धर्मेंद्र। तब धर्मेंद्र कोई सुपरस्टार नहीं थे, वो भीड़ में खोए हुए एक साधारण पंजाबी लड़के थे जिसकी जेब में सपने ज्यादा थे और पैसे बहुत कम। 3 साल बाद 1957 में प्रकाश कौर मां बनी, एक बेटे की मां, अजय सिंह देओल, आज जिसे दुनिया सनी देओल के नाम से जानती है। फिर 1960 आया, धर्मेंद्र को मिली पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे
और यहीं से उस साधारण लड़के की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन उस रफ्तार में जो पीछे छूटती चली गई वो थी प्रकाश कौर की दुनिया। 4 बच्चे, घर और एक पति जो अब मुंबई की चकाचौंध में धीरे धीरे खोता जा रहा था। 1970 में फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हुई हेमा मालिनी से और वहीं से इस कहानी में तीसरा अध्याय जुड़ गया। जब ये खबर प्रकाश कौर तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को लगा होगा वो रोई होंगी, चिल्लाई होंगी, तलाक की मांग की होगी, लेकिन नहीं, उस औरत ने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया कि आंसू भी उसकी इजाजत के बिना बह नहीं पाए। उन्होंने साफ कह दिया, मैं तलाक नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उस औरत को अपने बच्चों का भविष्य अपने टूटे हुए दिल से कहीं ज्यादा प्यारा था। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम अपनाकर शादी कर ली। देश में हंगामा मच गया। हर अखबार, हर मैगजीन, हर चाय की दुकान पर बस एक ही सवाल, प्रकाश कौर ने तलाक क्यों नहीं लिया? और फिर आया वो इंटरव्यू, स्टारडस्ट मैगजीन 1981, जब प्रकाश कौर ने कहा, मैं न ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ न ज्यादा खूबसूरत, कोई भी आदमी मेरे मुकाबले में हेमा को ही चुनेगा। सोचिए, एक औरत का आत्मसम्मान जब इस तरह अपने ही हाथों खामोशी से कुचल दिया जाए तो वो कमजोरी नहीं होती, वो एक माँ का बलिदान होता है। उन्होंने ये भी कहा, धर्मेंद्र शायद दुनिया के सबसे अच्छे पति नहीं, पर वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं। ये शब्द नहीं थे, ये एक औरत की अपने बच्चों के लिए खड़ी की गई ढाल थी। धर्मेंद्र 2 घरों में बट गए, एक घर प्रकाश कौर और 4 बच्चे, दूसरा घर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और आहना। कभी दोनों घर एक नहीं हुए, भाई बहन एक साथ नहीं पले, लेकिन फिर भी प्रकाश कौर ने अपने बच्चों में पिता के खिलाफ कभी जहर नहीं घोला। उन्होंने सिखाया, तुम्हारे पिता जैसे भी हैं वो तुम्हारे पिता हैं। जब सनी देओल के बारे में अफवाह फैली कि उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी पर हमला किया तो सबसे पहले सामने आई प्रकाश कौर। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। उधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र का निजी जीवन शादी के बाद भी शांत नहीं हुआ। हेमा मालिनी ने खुद एक बार कहा था वो दूसरे हीरो के साथ तस्वीरें खिंचवाने पर आपत्ति जताते थे, और जब बॉबी देओल नीलम से शादी करना चाहते थे तो वही पिता दीवार बनकर खड़े हो गए। जिस इंसान ने खुद 2 जिंदगियां चुनी थी वो अपनी औलाद को एक अभिनेत्री से जुड़ने के खिलाफ थे। ये विरोधाभास था, या फिर पोजेसिवनेस, या फिर वो डर जो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक औरत थी जो हर सुबह उठकर बस एक ही दुआ मांगती थी, मेरे बच्चे अपने पिता से दूर ना हो। आज धर्मेंद्र के नाम पर हॉल भर जाते हैं, स्टेज गूंज उठता है, पर उस औरत का नाम किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं लिया जाता। प्रकाश कौर, जिसने कभी खुद को नहीं चुना, हर बार अपने बच्चों को चुना। तो क्या आपको लगता है कि प्रकाश कौर ने तलाक न लेकर सही किया? हाँ या ना कमेंट में जवाब जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।